गरीब ननंद के प्याज के पराठे। रात का समय होता है और बहुत तेज बारिश हो रही होती है, जिसमें आशा नाम की एक औरत अपने हाथ में एक बच्चा लिए हुए अपने मायके में आती है और घर का दरवाजा खटखटाने लगती है। दरवाजा खोलो भैया, दरवाजा खोलो, आज मुझे आपकी जरूरत है, दरवाजा खोलो भैया। जैसे ही आशा दरवाजा खोलती है, उसके सामने उसकी सबसे बड़ी भाभी सरला खड़ी होती है। आशा जी, इतनी रात गई आप हमारे दरवाजे पर क्या कर रही हो? क्या हुआ? पहले मुझे अंदर आने दीजिए भाभी, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ है। आशा घर के अंदर आती है, जिसके बाद उसकी तीनों भाभी और तीनों भाई सामने आते हैं। बहन, तुम्हारे शरीर पर ये जख्मों के निशान और तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें सब कुछ सच सच बताओ, ये सब तुम्हारे पति ने किया है ना? ये सुनते ही आशा जोर जोर से रोने लगती है और अपने पति के करतूतों के बारे में अपने भाई और अपनी तीनों भाभियों को बताती है। तुम्हें जरा भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है बहन, ये घर जितना हमारा है उतना तुम्हारा भी है। आज से तुम इसी घर में रहोगी और तुम्हें वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है। तीनों भाई अपनी बहन को गले से लगा लेते हैं, जिसके बाद आशा एक कमरे में जाती है और वहां जाकर अपने बच्चों के साथ सो जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन अब आशा की भाभियों को वो बोझ लगने लगती है, जिसके चलते एक दिन वो तीनों आपस में बातें कर रही होती हैं। अरे देखो तो सही, इसको, ये तो हमारे घर पर कब्जा ही करने आ गई। मुझे तो लगता है ये इसकी कोई चाल है। हाँ हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इसका मतलब ये हमारे पतियों की प्रॉपर्टी में से बंटवारा करना चाहती है। अरे ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। इस घर में एक एक रुपया हमारे तीनों पतियों ने मिलकर लगाया है। ऊपर से इस मनहूस को इसकी शादी में इतना कुछ जो दिया था वो भी गया। अब इसका यहाँ कोई हिस्सा नहीं है। हमें इसको इस घर से किसी भी तरह निकालना ही होगा, वरना जैसे एक दीमक धीरे धीरे घर को खाता है, ये हमारे बच्चों का हिस्सा खा जाएगी। उस दिन के बाद से वो तीनों बेचारी आशा के ऊपर बहुत अत्याचार करने लगती हैं। अपने पतियों के जाते ही वो तीनों घर के सारे काम अपनी गरीब ननद से करवाना शुरू कर देती हैं। एक दिन आशा की बेटी दूध के लिए बहुत जोरों से रो रही होती है। अले ले 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 ले, प्यारी सी परी को भूख लगी है, माँ आ गई है। मेरी प्यारी बेटी, अब रोने की जरूरत नहीं है, माँ अपनी बेटी को पेट भर कर दूध पिलाएगी। ऐसा कहकर आशा अपनी बेटी को दूध पिलाना शुरू कर देती है, जिससे उसकी बेटी शांत हो जाती है। तभी वहाँ सरला आती है और आशा को दूध पिलाते हुए देख गुस्से से उससे कहती है, अरे तू यहाँ बैठी है? तुझे पता है ना अभी तक हम तीनों ने नाश्ता भी नहीं किया। क्या तुझे हमारे नाश्ते की जरा भी परवाह नहीं है? इस घर में जब से आई है मुफ्त की ही तोड़ती है। कोई काम बताओ तो फौरन अपनी बेटी का बहाना लेकर बैठ जाती है। भाभी ऐसी बात नहीं है, मेरी बिटिया बहुत जोरों से रो रही थी, उसे बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए मैं उसे दूध पिलाने के लिए आ गई। अरे बस कर बस, ज्यादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझती हूँ। अब जल्दी से इसे छोड़ और जाकर हमारे लिए नाश्ता बना, इससे ज्यादा भूखे हम हैं। सरला की बात मानकर वो अपनी बेटी को आधा अधूरा दूध पिलाती है और उसे वहीं सुला देती है, जिसके बाद बेचारी आशा रसोई में आकर अपनी तीनों भाभियों के लिए नाश्ता बनाती है और उन्हें परोस देती है। कुछ देर बाद जब बेचारी आशा घर के सारे काम करके अपनी बेटी के पास जा रही होती है, तभी रूपाली उसके पास आती है और कहती है, अरे कहाँ कहाँ जा रही हो? पहले घर की सारी काम तो करो, उसके बाद अपने कमरे में जाना। देखो ये सारे कपड़े बहुत ज्यादा गंदे हैं, जिन्हें पहले धो लो, उसके बाद अपनी बेटी के पास जाना। लेकिन मैंने सारा काम कर दिया है, ये कपड़े आप लोग खुद भी तो धो सकते हैं। सारे घर के काम क्या मैं अकेले ही करूंगी? मैं अपनी बेटी के पास जा रही हूँ। आशा का जवाब सुनते ही रूपाली को बहुत तेज गुस्सा आता है और रूपाली उसके बाल पकड़कर कहती है, अरे तेरी ये हिम्मत कैसे हुई मुझसे जुबान चुराने की? एक तो इस गंदी औलाद को इस घर के अंदर ले आई और जब देखो इसी की सेवा पानी में लगी रहती है। ये घर हवा पानी से नहीं चलता, इसमें काम भी करने पड़ेंगे और तुझे यहाँ मुफ्त की रोटी खिलाने के लिए मेरा पति दिन रात मेहनत नहीं किया करेगा, वो हमारे लिए करते हैं, समझी या नहीं? अब जाकर सारे कपड़े धो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेचारी आशा रोते हुए सारे कपड़े ले जाती है और उन्हें धोने लगती है। एक तरफ से कपड़े धो रही होती है तो दूसरी तरफ उसकी बेटी कमरे में अकेली पड़ी हुई रो रही होती है। बिना काम किए वो जा नहीं सकती थी, इसीलिए वो सबसे पहले सारे कपड़े जल्दी जल्दी धोती है और उसके बाद अपनी बेटी के पास जाती है।
इस प्रकार से उसकी तीनों भाभियां उसके ऊपर रोजाना अत्याचार करती रहती हैं। एक दिन बेचारी आशा रसोई में दूध उबाल रही होती है। अरे ये क्या, ये आवाज मेरी बेटी के रोने की है। एक काम करती हूँ, गैस को मंदा करके पहले अपनी बेटी को चुप करवा देती हूँ। आशा ऐसा सोचकर गैस थोड़ी कम कर देती है और अपनी बेटी को चुप करवाने चली जाती है। उसकी जाने की थोड़ी ही देर बाद दूध निकलकर गैस पर फैल जाता है। तभी वहाँ सुमन आ जाती है और ये सब देख लेती है, जिसके चलते वो भड़कते हुए आशा के पास जाती है और उसे एक जोरदार तमाचा मारती है। मेरा पति रोजाना मेहनत करके पैसा कमाता है और तू उस पैसे को इस तरह बर्बाद करती है। एक तो तेरी ये बेटी जब देखो चिल्लाती रहती है, चीखती रहती है, कभी चुप ही नहीं होती। ऊपर से तू रोजाना दूध उबालने के समय सारा दूध गैस पर ही निकाल देती है। अरे अब तुझे हम इस घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी के अभी इस घर से निकल जा। ऐसा मत करो भाभी जी, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा और कोई ठिकाना नहीं है। मेरे ऊपर बस मेरे भाइयों की दी हुई छत ही तो है। अगर ये भी नहीं होगी तो मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। उसकी तीनों भाभी उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद सुमन उसे धक्के मारकर घर से निकाल देती है। बेचारी आशा चलते चलते सड़कों पर यहाँ से वहाँ चलती रहती है, लेकिन उसे कोई ठिकाना नहीं मिलता। जिसके बाद उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी नजर आती है। वो कुछ देर आराम करने के लिए उस झोपड़ी के अंदर चली जाती है, जिसमें एक बूढ़ी औरत बीमार पड़ी होती है। अरे ये क्या, इतनी बूढ़ी अम्मा को तो बहुत ज्यादा बुखार आ रखा है। मुझे इनकी देखरेख करनी चाहिए। आशा उस झोपड़ी के अंदर रुककर उस बूढ़ी औरत की देखरेख शुरू कर देती है। वहीं उस झोपड़ी में उसे कुछ सामान भी मिल जाता है, जिसे देखकर आशा खुद से कहती है, लगता है ये अम्मा प्याज के परांठे बनाकर बेचा करती थी और उसी से अपना गुजारा करती थी। लगता है इस अम्मा का इस दुनिया में कोई नहीं, लेकिन मैं इनके लिए इनका ही काम करके इनकी दवाई का खर्चा निकाल लूंगी और इनकी तबीयत ठीक करूंगी। ऐसा सोचकर आशा प्याज के परांठे बनाकर उन्हें बेचना शुरू कर देती है। उसके हाथों का स्वाद बहुत ही लाजवाब था, जिसके चलते गांव के ज्यादा से ज्यादा लोग उसके हाथों का बनाया हुआ प्याज का पराठा खाना शुरू कर देते हैं, जिससे आशा अच्छा खासा पैसा भी कमाना शुरू कर देती है। वो उन पैसों से शुरू में पहले उस बूढ़ी औरत के लिए दवाई लेकर आती है और उसकी देखरेख करती है। जब वो बूढ़ी औरत ठीक हो जाती है तो वो बूढ़ी औरत आशा का शुक्रिया अदा करती है। एक बेटी की तरह तुमने मेरी देखरेख की। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। आज से तुम मेरी बेटी हो और तुम यहाँ रह सकती हो। आशा उस बूढ़ी औरत के साथ रहकर धीरे धीरे प्याज का पराठा बेचते हुए अपनी सभी परेशानियों को दूर कर लेती है। कुछ वक्त में उसकी बेटी भी बड़े होने लगती है और वो उसे स्कूल में डाल देती है। वहीं दूसरी तरफ प्याज का पराठे बनाते बनाते वो एक पराठा शॉप खोल लेती है, जिसमें हर एक तरह के पराठे होते हैं। उसका अच्छा खासा पराठे का एक बिजनेस शुरू हो जाता है और इसी तरह वो प्याज के पराठे बेचकर खुशी खुशी अपने जीवन में रहने लगती है। साक्षी नाम की एक काली सांवली लड़की अपने अमीर पिता बलराम के साथ एक बड़े से घर में रहती थी। साक्षी के जन्म लेते ही साक्षी की माँ इस दुनिया से चल बसी थी। साक्षी बचपन से ही बहुत घमंडी और जिद्दी किस्म की लड़की है। एक दिन साक्षी अपने घर के नौकर भोला को बेरहमी से मार रही थी। 2 कौड़ी के नौकर, तुझे ठीक से चाय बनानी भी नहीं आती। इतने सालों से यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है। जा मेरे लिए दूसरी चाय बना कर ले आ। भोला रोते रोते रसोई में चला जाता है। साक्षी बिटिया, इस गरीब नौकर पर इस तरह जुल्म मत किया करो। क्या करूं पिताजी, ये भोला ना हर बार मेरा काम उल्टा ही करता है। साक्षी बिटिया, वो भी तो हमारी तरह एक इंसान ही है। अपना पेट भरने के लिए वो हमारे घर में नौकर का काम कर रहा है। उसके साथ नरमी से पेश आया करो बिटिया। पिताजी, अगर नरमी से पेश आने लगे ना तो ये 2 कौड़ी के नौकर हमारे सर पर बैठ जाएंगे। लाइए मुझे 20,000 रुपए दीजिए। साक्षी बिटिया, अब तुम बड़ी हो चुकी हो। अब तुम्हें अपनी जिद और ये फिजूल खर्च कम करने होंगे, क्योंकि शादी के बाद ससुराल में ये सब नहीं चलेगा। पिताजी, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मैं शादी नहीं करूंगी। मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। बिटिया, अब मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं रहा। मैं तो बुढ़ापे की दहलीज पर आकर खड़ा हूँ। पता नहीं कब इस बूढ़े शरीर से ये सांसें हमेशा के लिए बंद हो जाएं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे जीते जी तुम अपने घर संसार से लग जाओ बिटिया। साक्षी बिटिया। पिताजी, पिताजी,
पिताजी क्या हुआ आपको? पिताजी, भोला कहाँ मर गया तू? भोला जल्दी आ। उतने में बलराम के घर बलराम की कंपनी का एक एम्प्लॉय रमेश आता है। रमेश जब बलराम की हालत देखता है तो वो बलराम के पास वाले हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर बलराम का चेकअप करते हैं। थोड़े समय के बाद, डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी ठीक तो है ना? बताइए क्या हुआ पिताजी को? साक्षी, आपके पिता के पास समय बहुत कम है। ये सुनकर साक्षी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो दौड़ती हुई अपने पिता बलराम के पास आती है। वहाँ रमेश भी आता है। पिताजी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं किसके सहारे जीऊंगी पिताजी? पहले माँ चली गई और अब आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। नहीं पिताजी, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। बिटिया, जाते जाते अपने पिता की एक बात मान ले। तू शादी कर ले मेरी बच्ची और अपने घर संसार से लग जा। अपने पिता की ये आखिरी इच्छा पूरी कर दे। तभी बलराम की नजर रमेश पर पड़ती है। रमेश? जी मालिक। रमेश, तुम एक ईमानदार इंसान हो। तुम मेरी साक्षी बिटिया से शादी कर लो रमेश। मेरी बिटिया का मेरे सिवा इस संसार में कोई नहीं है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। साक्षी की जिंदगी अब तुम्हारे हाथों में है। उसके काले रंग के कारण कोई भी उससे शादी नहीं करेगा। मेरी बिटिया से शादी कर लो रमेश। वो बिन माँ की बच्ची है। बचपन से उसे माँ का प्यार नहीं मिला और अब उसके सर से पिता का साया भी हट रहा है। वो एकदम अकेली हो जाएगी। मालिक, मुझे वचन दो। रमेश, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपकी बेटी साक्षी से शादी करूंगा और उसे जीवन भर खुश रखूंगा। इतना सुनते ही बलराम की आंखें और सांसें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। अपने पिता की मौत को देखकर साक्षी खूब रोने लगती है। जैसे तैसे 2 दिन बीत जाते हैं। साक्षी को संभालना रमेश के लिए बहुत ही मुश्किल था। एक दिन सवेरे, साक्षी, हमें तुम्हारे पिता की आखिरी इच्छा को पूरा करना चाहिए। अपने पिता की आखिरी इच्छा का मान रखते हुए अमीरजादी साक्षी एक गरीब लड़के रमेश से शादी करके अपने ससुराल चली आती है। रमेश के परिवार में उसकी माँ सुजाता, पिता दर्पण और बहन कोमल थी। रमेश के परिवार वाले जब साक्षी और रमेश को शादी के बंधन में देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। ये क्या किया रमेश तूने? इस काली लड़की से शादी कर ली और अपने माता पिता को इस बारे में बताया भी नहीं। माँ, सब कुछ इतना जल्दबाजी में हुआ कि किसी को बताने का समय ही नहीं मिला। अरे तो शादी करने के लिए तुझे यही एक काली लड़की मिली थी। इसका रंग तो देख, कैसे डामर की तरह काली है ये। इसे तो कोई अपने घर की नौकरानी भी ना बनाए और तू इसे अपनी पत्नी बनाकर ले आया। सुजाता की जली पिटी बातें सुनकर साक्षी को बहुत गुस्सा आता है। भाई, हम आपके लिए एक सुंदर सी लड़की तलाश कर रहे थे और आपने इस काली कलूटी से शादी कर ली। आपकी इस हरकत की वजह से आस पड़ोस वाले सभी हमारा कितना मजाक उड़ाएंगे। सब कितना हंसेंगे हम पर। बस करो कोमल, साक्षी अब तुम्हारी भाभी है और मेरी पत्नी। तुम्हें कोई अधिकार नहीं मेरी पत्नी के बारे में ऐसी बातें करने का। भाभी? अरे ऐसी लड़की को तो मैं अपनी दुश्मन भी ना बनाऊं तो भाभी तो बहुत दूर की बात है। अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर साक्षी को बहुत गुस्सा आता है, पर वो अपने पिता की मौत के गम से अभी बाहर तक नहीं निकली थी, इसलिए वो खामोश खड़ी रही। तभी रमेश साक्षी को लेकर अपने कमरे में आता है। दोनों कमरे में बैठे थे। साक्षी, अपने परिवार की ओर से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। उन्होंने जो तुम्हारे बारे में कहा उन बातों को दिल से मत लगाना साक्षी। साक्षी बिना कुछ कहे ही सो जाती है। ये देखकर रमेश उदास हो जाता है। अगले दिन सवेरे साक्षी अपने कमरे से बाहर आती है और सोफे पर बैठ जाती है। अरे ओ काली कलूटी, क्या महारानी की तरह सोफे पर बैठ गई? जा, सबके लिए चाय बना। साक्षी बिना कुछ कहे ही अपने कमरे में चली जाती है। अरे अरे अरे, देखा देखा आपने? इस काली की अकड़ तो देखिए। इसे बड़े छोटे का कोई मान ही नहीं है। इस लड़की में तो जरा भी संस्कार नहीं है। देखो रमेश, अपनी उस काली पत्नी की करतूत को देखो। तुम्हारी माँ ने उसे चाय बनाने को कहा और वो घमंडी बहू बिना कुछ कहे ही अपने कमरे में चली गई। क्या उसके माता पिता ने उसे जरा भी तमीज नहीं सिखाई कि बड़ों से कैसे पेश आना चाहिए? पिताजी, साक्षी को थोड़ा समय दीजिए। वो इस समय बहुत दुखी है। ऐसा कौन सा दुखों का पहाड़ गिर पड़ा उस कलूटी पर? जब से वो इस घर में आई है
उसने एक भी बार हमारे पैर छूकर हमारा आशीर्वाद नहीं लिया, न हमसे बात की। आखिर किस बात का घमंड है उस काली को? शक्ल की ना सूरत की, और घमंड देखो जमाने भर का। माँ, आप नहीं जानते साक्षी के साथ क्या हुआ। तभी दर्पण को अचानक से चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर सब हक्का बक्का रह जाते हैं। जैसे तैसे सब मिलकर दर्पण को हॉस्पिटल ले आते हैं, जहाँ डॉक्टर दर्पण का चेकअप करते हैं। रमेश बेटा, ये क्या हो गया तेरे पिताजी को? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए, पिताजी को कुछ नहीं होगा। ये सब इस काली कलूटी साक्षी के कारण हुआ है। ये हमारे घर में मनूस बनकर आई है। इसके घर में आते ही पिताजी के साथ ये हादसा हो गया। कोमल बहन, अपनी जुबान बंद रखिए, वरना ससुर जी के साथ आपको भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ेगा। देख रमेश, इस काली की अकड़ देख, तेरी बहन को कैसे धमकी दे रही है ये। उतने में वहाँ डॉक्टर आते हैं। रमेश, तुम्हारे पिताजी को एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अगर उनका तुरंत ऑपरेशन नहीं किया गया तो उनकी जान भी जा सकती है। ये बातें सुनकर सब दंग रह जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी को कुछ नहीं होना चाहिए, उन्हें बचा लीजिए डॉक्टर साहब। रमेश, तुम तुरंत हॉस्पिटल में 10 लाख रुपए जमा करवा दो, तभी हम तुम्हारे पिता का ऑपरेशन कर पाएंगे। ये बात सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या 10 लाख रुपए? पर डॉक्टर साहब, हम तो बहुत गरीब लोग हैं, हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? हम इसमें कुछ नहीं कर सकते बहन, हमें भी मेडिकल बाहर से मंगवाना पड़ता है। आप जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम कीजिए ताकि हम दर्पण भाई का ऑपरेशन कर सकें। डॉक्टर साहब, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, अगले 1 घंटे में आपको सारा पैसा मिल जाएगा। आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, ससुर जी को कुछ नहीं होना चाहिए। इतना कहकर साक्षी वहाँ से चली जाती है। रमेश, ये साक्षी कहाँ से लाएगी इतने पैसे? तभी रमेश सुजाता और कोमल को साक्षी के जीवन की सारी दुख भरी दास्तां सुनाता है। साक्षी के जीवन की दुख भरी कहानी सुनकर कोमल और सुजाता की आंखें भर आती हैं। माँ, बचपन में साक्षी के सर से उसकी माँ का साया हट चुका था। बचपन से लेकर जवानी तक उसके पिता ने ही उसकी परवरिश की थी। उसके बाद उसके पिता का भी साया हट चुका है। क्या उस बच्ची पर दुखों का इतना बड़ा पहाड़ है और हम उसे ही इतना सब सुना रहे थे? उसके बाद 1 घंटे में साक्षी अपने पिता की संपत्ति से पैसे लाकर हॉस्पिटल में जमा करवा देती है, जिसके बाद दर्पण का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो जाता है और दर्पण की जान बच जाती है। तभी कोमल और सुजाता साक्षी के कदमों में गिरकर साक्षी से गलती की माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दे बहू, हमें तेरे बीते हुए कल के बारे में कोई खबर नहीं थी। हमें नहीं पता था कि तू अपने जीवन में इतनी दुखी है। हमें माफ कर दे बहू। उसके बाद रमेश के परिवार वाले साक्षी को खुशी खुशी अपना लेते हैं और साक्षी को एक बेटी की तरह प्यार करने लगते हैं। ये देखकर साक्षी भी अपने ससुराल वालों के साथ अब खुश रहने लगी और खुशी खुशी अपना जीवन बसर करने लगी।